प्यारे बच्चों, आज हम लोग विद्युत रसायन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उनके उत्तर लिखने की विधियों के विषय में चर्चा करेंगे। अगर आप आंसर सही तरीके से लिखते हैं तभी आपको पूरा मार्क प्राप्त हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना चाहिए। यहाँ पर जो भी उत्तर लिखे गए हैं वो इस दृष्टिकोण से लिखे गए हैं कि आपको परीक्षा में कितना लिखना चाहिए किसी प्रश्न के आंसर में, और परीक्षा में 2 अंक के जो प्रश्न होते हैं उन्हीं को आधार बनाकर मैंने इनका आंसर लिखा है। प्रश्न के मार्क्स बढ़ने या घटने पर आप आवश्यकता अनुसार प्रश्न को बढ़ा सकते हैं या शार्ट में लिख सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं विशिष्ट चालकता और इस पर पड़ने वाले सांद्रण के परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है, इसे हम देखते हैं। विशिष्ट चालकता, जैसा कि आप देख रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध को रो से व्यक्त करें तो K का मान 1/ρ के बराबर, और विद्युत चालन के रूप में अगर इसी को हम व्यक्त करते हैं तो कप्पा की वैल्यू या विशिष्ट चालकता की वैल्यू G × L/A के बराबर होता है, जहां G विद्युत चालकता है और L/A किसी चालक सेल की लंबाई L है और A जो है यह उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। बच्चों, किसी भी चालक सेल की लंबाई और अनुप्रस्थ काट सदैव एक स्थिरांक होता है, अतः इनके अनुपात L/A को हम सेल स्थिरांक या सेल कांस्टेंट भी कहते हैं। अब आप देखें, विशिष्ट चालकता को अगर विद्युत चालकता के रूप में परिभाषित करना हो तो हम कैसे परिभाषित करेंगे। अगर हम L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर ले लें और A की वैल्यू हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें तो आप कह सकते हैं कि आयतन जो है V = 1 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे में विशिष्ट चालकता G × 1/1 अर्थात G के बराबर होगी। तो हम K को G के रूप में यानी विशिष्ट चालकता को चालकता के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, अर्थात विशिष्ट चालकता उस विद्युत चालक सेल की चालकता के बराबर होगा जिस चालक सेल की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक हो, अर्थात जिसका आयतन एकांक होता है। एक बार फिर से आप परिभाषा याद करें। इन परिभाषाओं को आपको याद कर जाना है एज इट इज। विशिष्ट चालकता उस विद्युत चालक सेल की चालकता के बराबर होता है जिसका आयतन एकांक होता है। यहां पर आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया गया है। अब सांद्रण परिवर्तन का प्रभाव देख लीजिए क्या है। अगर आप सांद्रण बढ़ाते हैं तो विद्युत अपघट विलयन के एकांक आयतन में आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। आप सोचें, सांद्रण बढ़ाने का मतलब क्या है। हम दिए गए आयतन में विलय को और विद्युत अपघट को और घोल रहे हैं। जितना ही आप ज्यादा विद्युत अपघट घोलेंगे अर्थात सांद्रण जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, विद्युत अपघट से वियोजित होने वाले आयनों की संख्या बढ़ेगी, और आयनों की संख्या बढ़ेगी तो वो ज्यादा आवेश कैरी करेंगे, आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होगी और विशिष्ट चालकता का मान बढ़ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि विशिष्ट चालकता सांद्रण बढ़ाने पर बढ़ती है। ये सांद्रण परिवर्तन का प्रभाव। आइए हम एक और प्रश्न देखते हैं। मोलर चालकता से आप क्या समझते हैं, इस पर सांद्रण परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। अथवा एक दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, मोलर चालकता की जगह पे कभी कभी तुल्यांक चालकता को पूछ लिया जाता है और इस पर भी सांद्रण परिवर्तन के प्रभाव को पूछा जाता है। इन दोनों की प्रकृति एक है, चाहे मोलर चालकता हो या तुल्यांक चालकता। तो इनका आंसर हम देखते हैं। मोलर चालकता की परिभाषा अगर हम डिफाइन करें तो किसी विद्युत अपघट विलयन के मोलर आयतन की विद्युत चालकता को उसकी मोलर चालकता कहते। आप ध्यान से देखें,
किसी विद्युत अपघट विलयन के मोलर आयतन की जो विद्युत चालकता होती है उसी को हम उसकी मोलर चालकता। अब प्रश्न उठता है कि मोलर आयतन है। मोलर आयतन वह आयतन होता है जिसमें पदार्थ का एक मोल घुला हुआ होता है। इसे हम Vm से व्यक्त करते हैं। अब आप एक चीज देखें, अगर मोलर चालकता को हमें K के रूप में परिभाषित करना है कैसे करें? अभी आपने देखा कि विशिष्ट चालकता जो होती है वह एकांक आयतन की चालकता है, तो Vm आयतन की चालकता क्या होगी? K इंटू Vm। अतः हमें कह सकते हैं कि मोलर चालकता का मान K इंटू Vm के बराबर होता है। मोलर आयतन और विशिष्ट चालकता के गुणनफल का मान मोलर चालकता के बराबर होता है। इस फार्मूले को भी आप याद रखें। लेकिन अगर यही फार्मूला मोलरता के रूप में व्यक्त करना हो, क्योंकि आप जानते हैं ज्यादातर प्रश्नों में मोलर आयतन नहीं दिया होता है, बल्कि मोलरता विलयन की सांद्रता अर्थात मोलरता दी गई होती है, तो मोलरता के रूप में फार्मूला हो जाता है लेमडा m इक्वल टू 1000 इंटू के अपॉन मोलर टी। लेकिन ध्यान देना है कि यहां पर के साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में व्यक्त किया गया है। अब बच्चों, अगर हम मोलर चालकता का मात्रक देखें तो यह हुआ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये मात्रक आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एक नंबर के प्रश्नों में कभी कभी केवल मात्रक ही पूछ लिया जाता है, तो मात्रक आप जरूर याद रखें। विद्युत चालन का मात्रक होता है साइमन, कप्पा का मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और मोलर चालकता का मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये मान आपको याद होने चाहिए। अब हम देखते हैं सांद्रण का क्या प्रभाव होगा, सांद्रण परिवर्तन। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा कि सांद्रण बढ़ाने पर मोलर चालकता घटती है, अर्थात हमें कह सकते हैं कि तनुता अगर हम बढ़ाते हैं तब मोलर चालकता बढ़ती है। इस मामले में यह विशिष्ट चालकता का के विपरीत व्यवहार है। विशिष्ट चालकता में हमने देखा था कि सांद्रण बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता बढ़ती है, लेकिन मोलर सांद्रण के मामले में आप देखिए कि मोलर चालकता जो होती है यह सांद्रण बढ़ाने पर घटती है, अर्थात तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है। तो हमें लिख सकते हैं मोलर चालकता यानी लेमडा m प्रोपोर्शनल होता है तनुता के। अतः अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता का मान अधिकतम होगा। जैसे जैसे तनुता बढ़ाएंगे लेमडा m बढ़ेगा, जैसे ही तनुता अनंत पर पहुंचेगी लेमडा m का मान अधिकतम हो जाएगा। यहां पर एक चीज और ध्यान देना है कि प्रबल विद्युत अपघट्यों की तनुता बढ़ाने पर लेमडा m में वृद्धि मंद गति से होती है, जबकि अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं तो उनके मान में तेजी से परिवर्तन पड़ता। बच्चों, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये आंसर पर्याप्त है। अगर आप प्रबल विद्युत अपघट, दुर्बल विद्युत अपघट में डिफरेंस और इन पर लेमडा m क्यों इसके मान में भिन्नता होती है इसे भी देखना चाहते हैं, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें आप डिटेल में इन सब के आंसर पा जाएंगे। फिलहाल बोर्ड के लिए ये बहुत ही पर्याप्त है। आइए हम देखते हैं इसी प्रश्न के दूसरे पार्ट को, जिसमें पूछा गया है तुल्यांक चालकता क्या है। बच्चों, जैसे मोलर चालकता को मोलर आयतन से डिफाइन किया गया था, तुल्यांक चालकता को आप तुल्यांक आयतन से डिफाइन कर सकते हैं। किसी विद्युत अपघट विलयन के तुल्यांक आयतन के विद्युत चालकता को उसकी तुल्यांक चालकता कहते हैं। इसे हम लिख सकते हैं लेमडा EQ यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा इंटू इक्विवेलेंट वॉल्यूम। अगर नॉर्मलता के रूप में व्यक्त करना होगा तो लेमडा इक्विवेलेंट इक्वल टू 1000 के अपॉन नॉर्मलिटी होगा। एकदम फार्मूला आप देख रहे होंगे, दोनों उसी तरह से है जैसे मोलरिटी में था, केवल मोलरिटी की जगह पे हम इक्विवेलेंट और मोलरता की जगह पे हम नॉर्मलता यूज करते हैं। मात्रक में भी देख लीजिए, के का मात्रक साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है, आप जानते हैं।
लेमडा इक्यू का मात्रक साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब सांद्रण का अगर हम प्रभाव देखें तो तुल्यांक चालकता भी मोलर चालकता की तरह तनुता के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात लेमडा इक्यू इज प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन या तनुता के ये समानुपाती होती है। इस तरह से आप सांद्रण परिवर्तन का प्रभाव बता सकते हैं। आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न, कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन नियम क्या है। बच्चों ध्यान से आप देखिए, कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन नियम क्या है। वास्तव में जब भी प्रश्न पूछा जाता है यह, तो बच्चे ज्यादातर इसका आधा हिस्सा ही लिखते हैं, स्वतंत्र अभिगमन पर कोई टिप्पणी नहीं देते। इस प्रश्न का जब भी उत्तर लिखिए तो आप इसके दो पार्ट समझिए। पहला पार्ट देखिए क्या है, अनंत तनुता पर किसी विलयन के आयनों की चालकता उनके संगत आयनों की चालकताओं पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात जैसे हम देखें NaCl है, यह वियोजित होकर Na+ दिया और Cl- दिया, तो Cl- की चालकता Na+ की प्रकृति या Na+ की चालकता Cl- की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। इसी तरह से KCl है, K+ और Cl- हमें प्राप्त होंगे। इन दोनों आयनों की चालकताएं एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। तो पहले पार्ट में हमें यही लिखना है कि अनंत तनुता पर किसी विलयन के आयनों की चालकता उनके संगत आयनों की चालकताओं पर निर्भर नहीं करती, और विलयन की मोलर चालकता अनंत तनुता पर एक मोल विद्युत अपघट्ट से प्राप्त कुल आयनों की चालकताओं के योग के बराबर होता है। अर्थात जितने आयन मिलेंगे उनकी चालकताओं को हम अगर जोड़ लेते हैं तो हमें मोलर चालकता प्राप्त होगी। तो देखिए दो पार्ट ये ध्यान रखना है। फर्स्ट पार्ट विलयन का के जितने आयन हैं उनकी चालकताएं स्वतंत्र होती हैं एक दूसरे से, और दूसरा पार्ट विलयन की कुल मोलर चालकता उसके कुल आयनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। इसको हम मैथमेटिकली देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पर NaCl का लिखना है तो NaCl की मोलर चालकता, K+ आयन की मोलर चालकता और Cl- आयन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगा। इसी तरह से NaCl के लिए भी हम लिख सकते हैं कि NaCl की मोलर चालकता Na+ आयन की मोलर चालकता और Cl- आयन की मोलर चालकता के योग के बराबर होगा। आइए हम एक जनरल फार्मूला देखते हैं कि कोलराउस नियम का। अगर लेमडा इनफाइनाइटियम मोलर चालकता है किसी विद्युत अपघट्ट की, तो यह उसके आयनों, धनायनों और ऋणायनों के कुल आयनों, बच्चों देखो कुल आयन का मतलब है कभी कभी एक ही मोल से एक से अधिक आयन प्राप्त होते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी विद्युत अपघट्ट के एक मोल से न्यू+ कैटायन और न्यू- एनायन मिलते हैं। जैसे Na2SO4 ले लें तो 2 Na और 1 SO4 मिलेगा, तो न्यू+2 हो जाएगा और SO4- के लिए आयनों की संख्या 1 होगी। इस तरह से हम λ0m का मान लिख सकते हैं कि आयनों की संख्या गुणे आयन की मोलर चालकता प्लस ऋणायन की संख्या गुणे ऋणायन की मोलर चालकता। यहां पर इनके मान दिए गए। अब हम कोलरास नियम के कुछ अनुप्रयोग देखते हैं। जैसे इससे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, इन पर हम आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से विचार करते हैं। तो बच्चों यहां पर देखिए, कोलराउस नियम का सबसे जो अच्छा उपयोग है वह है किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के अनंत तनुता पर मोलर चालकता को ज्ञात करना। वास्तव में अनंत तनुता पर मोलर चालकता दुर्बल विद्युत अपघट्टों की प्रयोगों से नापी नहीं जा सकती। इसका आकलन केवल गणित के द्वारा ही हम लगा सकते हैं। तो किस तरह से लगाते हैं, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग हर अल्टरनेट ईयर पर इससे प्रश्न आए हैं। इसको आप बहुत ही सावधानी से समझें। देखें,
हर प्रश्न में 3 विद्युत अपघट्टों के मोलर चालकताओं का मान दिया रहता है और किसी एक का पूछा जाता है, चौथे का। जैसे इस प्रश्न में HCl, NaCl, CH3CON इनकी मोलर चालकताएं अनंत तनुता पर दी गई है। एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता आपसे पूछी गई है। ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले आप मान लिख लीजिए। जैसे HCl, NaCl, CH3CON इनके लैम्डा m मान अनंत तनुता पर दिए गए हैं। इस तरह से ज्ञात क्या करना है, CH3COOH के मोलर चालकता का मान ज्ञात करना है। देखिए, जब भी इस तरह के प्रश्न हो आपको आयनों के अनुसार एक समीकरण लिखना चाहिए। यह समीकरण आयनों के अनुरूप लिखा जाता है। जैसे CH3COH का आपको ज्ञात करना है, आप ये देखें कि CH3COOH में कौन कौन से आयन हैं। CH3CO माइनस है और H प्लस आयन है। तो CH3CO माइनस यहां किस विद्युत अपघट्ट में, CH3CON में है। पहले आप इसको लिख लेंगे। फिर H किस में है, HCl में है, आप इसे लिख लेंगे। तो CH3CON हो गया प्लस HCl हो गया। इन दोनों को अगर हम देखें तो CH3COH बन जाएगा, लेकिन Na और Cl बढ़ गए हैं, तो जो तीसरा बचता है वो हमेशा माइनस कर देने पर आयन बैलेंस हो जाते हैं। यहां देखिए Na और Cl NaCl से कट जाएगा, केवल CH3COH बच रहा है। तो इस तरह से हम इनके मोलर चालकता को इसी समीकरण को आधार बना करके ज्ञात कर सकते हैं कि लैम्डा m CH3COH इक्वल टू होगा लैम्डा इनफाइनाइट CH3CON प्लस लैम्डा इनफाइनाइट HCl माइनस लैम्डा इनफाइनाइट NaCl। इनके मान देखिए 91.0, 426.1 माइनस 126.5 आप करेंगे 390.6 आ जाएगा। यही करेक्ट आंसर है। इतना आसान है यह प्रश्न, आप खुद देख सकते हैं। केवल आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से मान दिए गए हैं, कौन सा मान पूछा जा रहा है। आइए एक और प्रश्न इसका हम देखते हैं जिसमें आयनों की संख्या थोड़ा डिफर करती हुई होती है। यह प्रश्न है, मान लीजिए बेरियम हाइड्रॉक्साइड की मोलर चालकता X है। एग्जाम में X, Y, Z की जगह पे कोई न कोई मान दिए रहेंगे। हमने आपको समझने के लिए, आसान करने के लिए एक सिंपल यह उदाहरण लिया हुआ है। तो देखिए BaOH ट्वाइस, NH4Cl और BaCl इनके मान दिए गए हैं। NH4OH के मोलर चालकता का मान पूछा गया है। तो बच्चों, आयनों की संख्या है, तो अगर हम NH4OH का एक समीकरण लिखना चाहें तो देखिए NH4OH इक्वल टू क्या होगा। NH4 हमें कहां से मिलेगा, NH4Cl से। OH कहां मिलेगा, BaOH ट्वाइस से। तो NH4Cl प्लस BaOH ट्वाइस करेंगे, लेकिन आयनों की संख्या के अनुसार आप देख रहे हैं OH यहां पर 2 है, तो हमें NH4OH का OH भी 2 करना होगा और NH4Cl को भी 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 2NH4OH इक्वल टू हुआ 2NH4Cl प्लस BaOH ट्वाइस माइनस BaCl2। तो इस तरह से एक समीकरण आप बना लिया करेंगे तो आपको इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब इन्हीं समीकरणों के आधार पर हम देखो लिख देंगे कि 2 लैम्डा इनफाइनाइट NH4OH इक्वल टू हुआ 2 इंटू लैम्डा इनफाइनाइट NH4Cl प्लस लैम्डा इनफाइनाइट BaOH ट्वाइस माइनस लैम्डा इनफाइनाइट BaCl। ध्यान देखिए, आयनों के अनुसार 2 का मल्टीप्लाई किया गया था NH4OH और NH4Cl में। BaOH ट्वाइस और BaCl2 में 1-1 मोल है, तो यहां पर हम मोलर चालकता जो ले रहे हैं उनको भी उसी अनुसार लिए हुए हैं। तो इस तरह से जब इनका मान हम रखते हैं तो 2y प्लस x माइनस z 2 मोल NH4OH की मोलर चालकता है। तो 1 मोल का ज्ञात करने के लिए हम 2 को राइट हैंड में लाएंगे और ये हो जाएगा 2y प्लस x माइनस z अपान 2। इस तरह से आप जो है किसी भी प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं जो कोलराउस नियम पर आधारित होते हैं। तो बच्चों, हमें उम्मीद है आप
कोल्हाउस नियम को और विशेष चालकता, मोलर चालकता पर आधारित प्रश्नों को समझ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नंस्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत रासायनिक श्रेणी आदि से संबंधित जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।